दोस्तों, मैं हूं कृष्णा झा और ये है मैथ्स मसाले। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले भी हम बताए हुए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटे थे, 3 रिएक्शंस में बांट दिए थे। सबसे पहला रिएक्शन हम बताए हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में बताया। और फिर बताए हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आज बताएंगे। और फिर क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। तो अभी पहले तो फिलहाल E1 और E2 रिएक्शन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हेडिंग क्या हो जाएगा अपना अभी? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, यही हो जाएगा अपना हेडिंग, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? एलिमिनेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, यही मतलब होता है ना। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट कर देना, यही ना मतलब होता है। हाँ भाई, यही मतलब होता है और यही चीज़ यहाँ पर करना भी है। इससे पहले कि हम पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन का कहानी बताएं, एक चीज़ समझ जाओ पहले। ये कार्बन, इसके साथ भी कोई जुड़ा कार्बन, ये धाएँ 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 धाएँ, कार्बन के चारों बगल वाला चारों बॉन्ड। ठीक है। अगर किसी के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ, तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और बगल वाले को कहते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। ओके। कहीं कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी कहते हैं। ठीक है। कहीं देख लो अगर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो कंफ्यूज ना कर जाना, वो भी वही चीज़ है। होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन में ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई रिएजेंट रहेगा, यहाँ रिएजेंट रहेगा। उस रिएजेंट का प्रयोग करके क्या करेंगे? बीटा से एलिमिनेट करना है। तो किसको एलिमिनेट किया करेंगे? तो बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देंगे और अल्फा से इसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है। देखो क्या होगा, अभी भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। क्या करना है? मान लो अगर यहाँ पे H रहता, H रहता, H रहता, यहाँ पर भी H है, H है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना भैया। क्या करना है? यहाँ से ये X को हटा लेना है, तो कितना H बच रहा है? 2H, 2H। और यहाँ क्या कर लेना है? यहाँ क्या कर लेना है? यहाँ से एक H को हटा लेना है, बीटा से H हटा, डबल बॉन्ड फिर लगा। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ही यही है। क्या? तो एक जगह ये ट्रिक के तौर पे याद रख लो, बीटा से H हटा, फिर डबल बॉन्ड लगा। ओके, ये ट्रिक के तौर पे याद रखना, बीटा से H हटा फिर डबल बॉन्ड लगा, यही ना है, बस और कुछ नहीं है। तो बीटा वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देना है और जितना हाइड्रोजन बचा वो लिख देंगे और फिर उससे डबल बॉन्ड लगा देंगे। यही है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ अपना कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। कितना इजी था ना, कितना सस्ता सा था ना, एकदम हलवा था। यही है एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ नहीं है। ठीक है। इसी रिएक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को कहते हैं E1 रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं E2 रिएक्शन। एक को कहते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं E2। दूसरे को क्या कहते हैं? E2। तो सबसे पहले तो E1 रिएक्शन के बारे में जाने, है ना। तो आओ हम लोग आज सीखें। पहले आज क्या सारा कुछ सीख लेना है। सबसे पहले सीखते हैं इसमें क्या? E1 के बारे में। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यूनिमोलिकुलर, जैसे कि वहाँ पे था, याद आ रहा है SN1 रिएक्शन। SN1 में क्या बोले थे? यूनिमोलिकुलर। यहाँ पर भी E1 भी यूनिमोलिकुलर। ये अगर हम बोलते हैं ना तो पूरा SN1 रिएक्शन की तरह ही है। लेकिन SN1 में क्या होता था? याद आ रहा है? SN1 में जहाँ पे देखो, जैसे कोई SN1 रिएक्शन होता था तो CH3Cl कहीं पे लगा हुआ है, तो इस Cl को हटाते थे, है ना। अगर H2O से रिएक्ट करवा दिए तो इस Cl से हटाते थे और यहाँ पे OH फिट करते थे। ये था ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड लगाना है। बाकी सब कुछ वही है, दिखलाते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ओके,
यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसा होगा, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कैसे होगा, तो कार्बोकैटायन बनना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी देखने के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज एसेंशियल। ध्यान से देखोगे तो पिछले वाले वीडियो में भी SN1 रिएक्शन में भी यही चीज़ था ना, कार्बोकैटायन बनना चाहिए। अब कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी हम बताएं कार्बोकैटायन से ही पता चलेगा। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी कौन से ऑर्डर में होता है, स्टेबिलिटी जो अपना है वो है पहले 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन और फिर 1 डिग्री कार्बन, है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बन होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो कहीं 3 डिग्री कार्बन देखे तो पहले वहीं पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद 2, उसके बाद 1, जैसे कि SN1 रिएक्शन में था ना, वहाँ पर भी क्या कर रहे थे, वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर भी वीक बेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। वीक बेस इज यूज्ड फॉर, वीक बेस का ही यूज़ करते हैं, है ना, E1 रिएक्शन। ओके, वीक बेस ही यूज़ होता है, वीक बेस ही यूज़ होता है, याद रखना। वीक बेस कौन सा होगा, जैसे कि CH3OH, ये वीक बेस हो गया। यहाँ पे कोई भी आ रहना चाहिए, यहाँ पे OH, खुद H2O भी एक वीक बेस है, HOH होता है ना ये H2O, इसीलिए, ठीक है। तो बिल्कुल SN1 रिएक्शन की तरह हुआ है। तो फिर हम लोग कैसे पहचाने कि वो SN1, हमको रिएक्शन क्या करना है, SN1 करना है या एलिमिनेशन करना है, रहेगा तो दोनों सेम जैसा, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा, यही ना। तो जैसे कि कैसे पता चलेगा, मतलब क्या, देखो यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ CH2Cl है। ओके, अब कोई इंसान होगा क्या करेगा, यहाँ H2O दिया हुआ है तो कोई तो बोलेगा कि यहाँ से Cl हटाओ, CH3 CH2 और यहाँ OH लगा दो। कोई तो यही बुद्धि देगा क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, यही ना बोलेगा, भैया SN1 रिएक्शन है, यही होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब कोई बोलेगा क्या कि नहीं ऐसा नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन जाएगा, यहाँ से Cl हटा देंगे और यहाँ से एक H हटा के डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कोई ये बोलेगा, तो दोनों में कौन सही है, भैया दोनों सही है अभी तक। क्यों, जब तक टेम्परेचर ना दे तब तक फैसला नहीं हो सकता कि E1 रिएक्शन होगा या फिर SN1 रिएक्शन होगा। तो हम लोग को टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करना होगा। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, जो टेम्परेचर है ये इसका हाई होता है, और हाई टेम्परेचर किसको माना जाता है, एबव देन 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे कैसा रहेगा, हाई। और याद करो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा था, लो, क्यों, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक था, और ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यही बहुत बड़ा बस अंतर था और कुछ नहीं है। बाकी जैसा पिछला वाला था वैसा ही ये वाला है, पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो पिछले वाले से ये वाले को, ठीक है। बस रिएक्शन बदल जाएगा, रिएक्शन कर करके दिखलाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन करके दिखलाएं। इससे पहले एक और चीज़ हम बताए हुए हैं पिछले वाले क्लास में कि इस तरह का रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है, जिसे रेट डिटरमाइन कर दिया सकते हैं, किया जा सकता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये स्लो रिएक्शन है, ये सब हम पिछले वीडियो में ही बताए हुए हैं। SN1 रिएक्शन बताते हुए, यहाँ पर E1 रिएक्शन बताते हुए भी कर रहे हैं। अगर स्लो रिएक्शन है यानी 2 प्रोसेस होगा कम से कम, है कि नहीं, 2 मेथड, कम से कम 2 बार टाइम लगता है, इसको 2 स्टेप लगता है पूरी रिएक्शन को होने में, बताया हुआ ये सब चीज़। छोड़ो ये सब चीज़, डायरेक्ट तुम ये देखो, तुम लोग डायरेक्ट रिएक्शन दिखलाते हैं एग्जाम में, सीधा ये क्वेश्चन देख रखेगा इस तरीके से और बोल देगा भैया कि हमको ये फाइंड करके दो क्या बनेगा आगे। तो हम दिखलाते हैं, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे और R लगा देते हैं, कितना भी बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ CH3 है और इसको कहीं Cl जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Cl जोड़ दिए। अब इसको रिएक्ट करवा दो तुम किससे, CH3OH से, बताओ क्या होगा। और यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस दे के रख दिया है, मेंशन कर दिया है कि 60 डिग्री सेल्सियस है। 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब टेम्परेचर मेंशन किया है, तो कह रहा है कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन ही करो, क्योंकि हाई टेम्परेचर दिए हैं। हाई टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा।
50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो हाई टेम्परेचर है। यानी हमको साफ साफ अक्षरों में कहना चाहता है ये कि आप क्या करो, इवन रिएक्शन करके दो। तो कैसे करेंगे इवन रिएक्शन? तो आपको पहले मालूम है जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा, है ना? अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले को क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं, है ना? तो कुछ देर पहले ही हम बताए थे क्या करना होता है, अल्फा वाले से हैलोजन को हटा देना है। हाँ, हटा देना है। तो अल्फा वाला से हैलोजन हटा देंगे। हैलोजन नहीं ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और इस वाले से क्या करना है, जो CH3 दिख रहा है यहाँ पे बीटा वाले से, एक H को हटा देना है। इसलिए इस H हटता है यहाँ से, इसलिए तो इसका नाम बीटा एलिमिनेशन है। तो यहाँ से क्या करना है, एक H को हटा देना है। पहले था CH3, अब रह जाएगा CH2, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, और ये हो गया मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कितना ईजी था? नहीं था ईजी? बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी था ना? बोलो हाँ ईजी था। चलो ये तो था एक क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्यों, ये तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन लेके देखा जाए तो मज़ा भी आएगा, है ना? और क्वेश्चन लिया जाए। क्या लें? CH3 है, CH, फिर CH3, यहाँ कर देते हैं Cl, और यहाँ है CH3OH 70 डिग्री सेल्सियस। बना के दिखाओ, पॉज करो और बना के दिखाओ। पॉज करो और बनाओ। कर लिए कोशिश? पॉज करने के बाद चलो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन इतना इजी है। यहाँ से एक Cl हटा देना है, CH3, यहाँ से एक Cl को क्या कर लेना है? हटा लेना है। Cl को हटा लेंगे। अच्छा, क्यों हटा लेंगे? हम जानते हैं जहाँ से हैलोजन जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। और उसके बगल वाले को क्या कहते हैं? बीटा। तो इसको बगल वाले को कह दिए बीटा। ठीक है, अब ये बगल वाला बीटा हो गया। तो CH3, और यहाँ पे क्या हो गया? अल्फा। यहाँ अल्फा वाले कार्बन से Cl को पहले हटा देंगे, तो Cl हट जाएगा, और जो है वही उतर जाएगा CH। और बीटा वाला से क्या करना है? बीटा वाले से एक हाइड्रोजन कम कर लेना है, तो CH2, और यहाँ पे लास्ट में डबल पॉइंट को लगा देना है। तो कितना ईजी एलिमिनेशन रिएक्शन, ईजी है ना? कितना ईजी है ना? हार्ड है क्या? बस इसी से बच्चा डरते रहता है कि नहीं? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। कोई दिक्कत? बहुत इजी। इसी को इवन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होगा, दो स्टेप में होगा। मैकेनिज्म देखेंगे तो 2 स्टेप में बनेगा। 2 स्टेप में क्या होगा ना, पहले बता देते हैं। पहला स्टेप में Cl उड़ा देना। Cl उड़ा दोगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद CH3OH से रिएक्ट करवा दोगे और डबल बॉन्ड लगा देना। नहीं समझ में आया? देखो मैकेनिज्म बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैकेनिज्म थोड़ा रटने ऐसा लगेगा। देखो CH3, CH, ये Cl था और CH3 था। पहला स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 क्या देते हैं हम इधर, स्टेप 1। पहला स्टेप में क्या होगा कि Cl यहाँ से ब्रेक होकर निकलेगा, -Cl हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे काफ़ी स्लो रिएक्शन होगा, काफ़ी स्लो रिएक्शन। जब यहाँ से Cl हट गया भैया, हट गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। CH3 इसके ऊपर क्या बना? कैटायन हो गया, कैटायन बना इसके ऊपर, और यहाँ CH3 है। जब कैटायन बना तो तड़प रहा था, कोई हमसे रिएक्ट कर, कोई हमसे आओ, हमको कोई सहारा दो। आया एक बेस, वीक बेस, जो कि हम ऊपर में ले चुके हैं, वीक बेस, है ना? वीक बेस क्या किया? जैसे ही वीक बेस से रिएक्ट किया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे हो गया। कितना ईजी है, नहीं है? बस यहाँ से एक हैच भी हटा देना। बहुत ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसका। ये स्टेप 2 कहलाएगा। ये स्टेप 1 था कि जब कार्बोकैटायन बना, और जब कार्बोकैटायन से फिर वीक बेस से रिएक्ट करवाए, तो ये स्टेप 2 कहलाएगा। ये स्टेप 2 होगा। हम एक ही में दिखा दिए सारा, नहीं समझ में आया? स्टेप 2 में देख लो फिर। ये स्टेप 1 में ये रिजल्ट मिला ना, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में क्या करेंगे? CH3 था, फिर CH था, फिर CH3 था, ऊपर प्लस चार्ज था, उसको क्या किए? वीक बेस यहाँ लिख देंगे, वीक बेस, और उसको रिएक्ट करवा दिए तो क्या बना देगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यही इसका सेकंड स्टेप हो गया, स्टेप 2, सेकंड स्टेप। और ये मैकेनिज्म इसका अंत, है ना? तो बहुत इजी है भाइयों, बहुत इजी है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ये हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन। कितना इजी था ना, बहुत इजी था। चलो तो ये हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन में इवन रिएक्शन।
E2 रिएक्शन क्या है फिर, एकदम सेम बताते हैं अभी थोड़ा देर में। इससे पहले एक रूल जान जाओ जिसका नाम है सेटजेफ रूल, तब E2 रिएक्शन भी बता देंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ जान जाओ, क्या नाम है इसका, सेटजेफ रूल, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं सारे को कॉपी में नोट करते हुए जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो बाकी रह गया हो दिमाग में, है ना, सभी कुछ समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी से आगे चलेंगे हम लोग, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी का ही कंटेंट तो हम उठाए हैं, लेकिन सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल क्या कहता है, हम लोग बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जब रिएक्शन करवा रहे किसी हेलो एल्केन का तो बार बार वीक बेस ले रहे हैं, ये वीक बेस ले रहे हैं, नहीं, हम लोग हेलो एल्केन को क्या दे रहे हैं, वीक बेस सप्लाई कर रहे हैं। कैसा बेस, वीक बेस। और पता है जब वीक बेस सप्लाई होता है ना, जब वीक बेस सप्लाई होता है तब सबसे स्टेबल एल्कीन, जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा वही सबसे ज़्यादा बनता है। ये सेटजेफ बताया, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक ये लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, देखो तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लिख दिए CH3 CH2 CH CH3 नीचे Cl, ठीक है। अब इतना बड़ा हो गया और CH3 OH यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ तो क्या होना चाहिए, हेलोजन से लगा हुआ को अल्फ़ा कह दिए, सामने वाले को बीटा कह दिए। अच्छा, ये भी तो सामने वाला अल्फ़ा के बगल में ही तो है, तो ये भी बीटा हो गया। अरे रे 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 रे, तो ये भी बीटा हो गया। अब भाई साहब फंसने वाले, कैसे भाई, रिएक्शन करके दिखलाओ। तो कुछ लोग तो कहेंगे कि CH3 CH2 CH, यहाँ से Cl तो हटाना है, ये समझ चुके हैं। इस वाले बीटा के साथ एक H हटा करके, बीटा एलिमिनेशन है तो एक H हटा देंगे, एलिमिनेट होएगा एक H हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, ये बना दो, यही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं भैया ऐसा मत काम करना, ऐसा कर दो, CH3 यहाँ CH डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, इस बीटा से एक H हटा दो, इस बीटा से एक H हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, ये स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा अच्छा है। कोई बोलेगा ये ज़्यादा अच्छा है। अब क्या करें, यहीं पर मारामारी छिड़ गया था, यहीं पे मारामारी छिड़ गया, तब प्रकट हुए सेटजेफ इंसान, ये सेटजेफ है ना। और वो क्या बोले, चुप ना ये ना वो, एकदम शांत रहो। क्या करना है, सबसे पहले मेरा बात सुनो, दोनों में से वही ज़्यादा बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा तुम लोग दोनों में, दोनों का, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन उसी का ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल है वही ज़्यादा बनेगा, वही क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, मेजर बनेगा, और दूसरा जो कम स्टेबल है वो माइनर बनेगा। यही बताया गया है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है, सेटजेफ रूल कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ वीक ये क्या लिख रहे थे, वीक बेस अटैक्स द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के ऊपर जब अटैक करता है हाइड्रोकार्बन, देन मोर ये स्पेलिंग सही दिख रहा है और ये हैंडराइटिंग, मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जब एक वीक बेस अटैक करता है हाइड्रोकार्बन पर तब मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर स्टेबल एल्कीन, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये सेटजेफ रूल के अनुसार है। अब कौन ज़्यादा स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी चेक करने का हम पहले भी बताए हुए हैं। स्टेबल चेक करना हो तो सबसे पहले तो उसको कार्बोकैटायन देखो कि वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। 3 डिग्री हुआ तो ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे चेक करो। अगर वो नहीं होता है तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, है ना, भीड़, ठीक है, वो भीड़ देखो, जहाँ पे H ज़्यादा होगा, जहाँ पे H ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल, ऐसा है क्या, जहाँ पे H ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल हो जाएगा, जो जहाँ पर H ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल हो जाएगा। जैसे
इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा वहाँ पर ज़्यादा एच है, देख लो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा एच है। कार्बन भी ज़्यादा रहता तो हम बोल देते इसे जोड़ा हुआ बहुत सारा कार्बन रहता तो, ठीक है। यहाँ ज़्यादा एच है, और जो ज़्यादा एच है तो ये कम स्टेबल होगा, ये बनेगा माइनर। और अगर कम एच है यानी भीड़ कम दिख रहा है तो वो बनता है मेजर। तो एक और पता चल गया तुम लोग को स्टेबिलिटी देखने का। क्राउड देखोगे जगह, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ एच का भीड़ कम होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जहाँ एच का भीड़ ज़्यादा होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। कम भीड़ वाला, कम भीड़, भीड़ को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, कम भीड़ मेजर, ठीक है, ज़्यादा भीड़ माइनर, ठीक है। देखो यहाँ पे एच का भीड़ ज़्यादा था तो माइनर प्रोडक्ट हुआ, यहाँ एच का भीड़ कम है तो वो मेजर प्रोडक्ट हुआ। मेजर प्रोडक्ट को सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और कम प्रोडक्ट को हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं। छोड़ो, इतना बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, समझ में आया ना, कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा बनेगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल था तो यही ज़्यादा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। बोलो अब समझ में आया, है ना? सेटजेफ रूल भी। तो एलिमिनेशन कर रिएक्शन करते वक्त फंस ना जाओ, इसलिए ये रूल बता दिए। अब यहाँ आके E1 रिएक्शन संपूर्ण हुआ। अब चलते हैं E2 रिएक्शन में। कौन सा रिएक्शन? E2। E2 रिएक्शन क्या है? सेम है। ये E2 रिएक्शन को क्या कहते हैं? बाई मोलिकुलर, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं A2 को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है। कार्बोकैटायन यहाँ पे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, ठीक है। जैसे कि वो रिएक्शन नहीं था, वो कौन सा E2 SN2 रिएक्शन, बिल्कुल SN2 रिएक्शन की तरह ये E2 रिएक्शन, ठीक है। ये काफ़ी फास्ट होता है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जरूरी नहीं है, इज़ नॉट एसेंशियल, लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज नॉट एसेंशियल, ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। अगर देखना भी है तो सबसे पहले 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसमें उल्टा चलता है E2 रिएक्शन में। काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है ना, ये काफ़ी फास्ट। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हाई टेम्परेचर ही लेगा, हाई टेम्परेचर ही लेगा। दोनों में फ़र्क क्या है फिर E1 और E2 में? वहाँ पर वीक बेस लिए थे और यहाँ पे काफ़ी तगड़ा बेस लेंगे, काफ़ी अच्छा बेस लेंगे। समझ में आ रहा है? वहाँ पर क्या था? खराब बेस लिए थे, है ना, याद आ रहा है? वहाँ पर वीक बेस लिए थे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो हाई टेम्परेचर हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड फॉर कौन सा रिएक्शन? E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ओके। तो बस यही जानकारी हमको देना था। E2 रिएक्शन का जानकारी मिल गया तुम लोगों को, तो अब आराम से कर सकते हो। कैसे रिएक्शन करोगे? सेम चीज़ है, वही चीज़ देख रखेगा, CH3 CHCl, फिर CH3 था, और यहाँ बस स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH KOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। होगा वही चीज़ वहाँ पे होता था, 2 स्टेप लग जाता था, मैकेनिज्म करते थे। तो यहाँ सिंगल स्टेप में ही सारा कुछ कर लेना है। या फिर वही चीज़ है जो कि नहीं करते थे, Cl हटाएं, अल्फा वाले कार्बन से Cl हटाए और बीटा वाले से एक H हटाएं और डबल बॉन्ड लगा दिए, यही तो करते थे। CH3 यहाँ से Cl हटाएंगे, CH रह गया, यहाँ से एक H हटाएंगे, CH2 रह गया, और बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। हो गया आंसर। ये E2 रिएक्शन, ठीक है। बस यहाँ पर फ़र्क बस यही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ किए हैं, वहाँ पे वीक बेस का यूज़ किए थे, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है। बहुत इजी था, नहीं था इजी, बहुत इजी है। इसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या E1 और E2 रिएक्शन। बहुत इजी है ना। 1-2 क्वेश्चन किया जाए, क्या करना चाहिए? 1-2 क्वेश्चन और तो कर लेते हैं, हर्ज क्या है। एक रिएक्शन अब करके देखो तो,
ये बनेगा, ये क्या बनना चाहिए यहाँ पर, इसको रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, NaOH, NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, क्या होगा, पॉज करके बनाओ, बन गया। अब हम बनाएं, क्या होगा, यहाँ से एक Cl हटा देंगे, यहाँ से एक Cl क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई कार्बन होगा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहेगा वो कार्बन क्या होगा, अल्फा वाला कार्बन, और दूसरा क्या होता है, बीटा, दूसरा क्या होता है, बीटा, यही ना होता है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अल्फा वाले कार्बन से क्या हटाते हैं, Cl हटाते हैं, यहाँ से एक Cl हट जाएगा और दूसरे पर क्या होगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड लगा देना है, हो गया, और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ये क्या तरह तरह का रिएक्शन है, क्या बताएं हम तुम लोगों को। और R है, CH है, यहाँ पे Br लगा दिए, यहाँ पे CH3 कर दिए, करो क्या होगा, कुछ नहीं, Br यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ से एक H हटा देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे लिखना भूल गए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन हो गया। तो हम आशा करते हैं कि हर कुछ समझ में आ गया होगा, E1 रिएक्शन भी और E2 रिएक्शन भी। अगर वीडियो पसंद आया है, ठीक है, सिर्फ ठेंगा मांगेगा, क्या मांगे, ठेंगा, ओके। चलो बाय, और वेट करो अगले वीडियो का।